हेलो बच्चों, टीएसपी जोधपुर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज अपन पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर 3। ठीक है, उसका फर्स्ट पार्ट अपन अभी पढ़ने वाले हैं। उससे पहले अपन लोगों ने पहला और दूसरा पार्ट कंप्लीट कर दिया है। 2 चैप्टर अपन ने पढ़ लिए हैं। ठीक है, अगर जिन बच्चों ने नहीं पढ़े हो तो एक बार वापस आप लोग उन चैप्टर्स का रिवाइज कर लेने, और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो वापस एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो भी नेक्स्ट जो आपको वीडियो आते रहेंगे वो आप लोगों को कंटिन्यूसली मिलते रहेंगे। ठीक है, तो अभी अपन नेक्स्ट जो अपना चैप्टर है परमाणु एवं अणु, परमाणु और अणु, इस चैप्टर को अपन लोग अभी आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर का अभी फर्स्ट पार्ट अभी अपन आज पढ़ने वाले हैं। देखिए चैप्टर का नाम है अपने पास में परमाणु और अणु, एटम एंड मॉलिक्यूल। ये चैप्टर अपने पास में परमाणु एवं अणु। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं कि परमाणु क्या होता है। परमाणु के बारे में अपन पहले बात करते हैं, उसके बाद में अपन बात करेंगे अणु के बारे में। ठीक है, तो अभी अपन पहले डिस्कस करते हैं अपन लोग परमाणु को भी। एटम की बात करें। देखिए एटम को समझाने के लिए सबसे पहले एक भारतीय दार्शनिक थे महर्षि कणाद। सबसे पहले आए थे महर्षि कणाद। कौन आए थे सबसे पहले? कणाद। कणाद ने बताया था कि कोई भी जो पदार्थ होता है उस पदार्थ को अपन छोटे छोटे भागों में तोड़ते हैं तो लास्ट में एक ऐसा कण मिलता है अपने को जो अविभाज्य होता है। उसे अपन लोग क्या कह सकते हैं? परमाणु कह सकते हैं। उसे अपन लोग क्या कह सकते हैं? परमाणु कह सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही इसी टाइम में थोड़ी से बाद में एक और दार्शनिक थे बकुधा काव्यायन। बकुधा काव्यायन ने क्या कहा था? इन्होंने बताया था कि हर एक जो भी वस्तु देखते हैं वो वस्तु छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है, तो बहुत ही सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती है। और वह कण जिसको अपन और अधिक भागों में नहीं बांट सकते, मतलब किसी वस्तु के अपन टुकड़े करें और ऐसा टुकड़ा मिल जाए अपने को उसको अपन और अधिक भागों में तोड़ नहीं सकते, वो उसको अपन ने क्या नाम दिया था? परमाणु नाम दिया था। तो ये किसके अनुसार थी? बकुधा काव्यायन के अनुसार थी। देखिए, लेकिन देखिए बात क्या थी कि दोनों की डेफिनेशन जो है इक्वल है। दोनों की डेफिनेशन कैसी थी? इक्वल थी। ऐसा नहीं है कि दोनों की डेफिनेशन में चेंजेस नहीं था, लेकिन कहने का तरीका अलग था। कहने का तरीका अलग था। उसके बाद आए थे डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस। आए थे डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस। ठीक है, उसके बाद डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस आया था। डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस ने क्या कहा था कि जो भी पदार्थ होता है, जो भी द्रव्य होता है, उस द्रव्य को अपन लोग विभाजित करते रहते हैं। कोई भी द्रव्य को अपन लोग क्या करते हैं? विभाजित करते रहते हैं। तो ऐसा पदार्थ जो उसको अपन और अधिक भागों में नहीं तोड़ पा रहे हैं, उसे अपन लोगों ने क्या नाम दिया है? परमाणु नाम दिया। तो कहने का तरीका सबका एक ही जैसा। ठीक है, थोड़ा सा मतलब दोनों का क्या हो रहा था? सेम था कि जो अविभाज्य कण है उसे अपन लोगों ने क्या नाम दिया? परमाणु नाम दिया। ठीक है, लेकिन जो कहने का तरीका था वो क्या था? डिफरेंट था सबका। इन्होंने क्या किया था कि अविभाज्य कण जो सबसे छोटा कण है प्रकृति का उसे परमाणु नाम दिया। बकुधा काव्यायन ने क्या कहा था कि जो कोई भी पदार्थ होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है और वो कण क्या है? परमाणु है। और इन्होंने क्या कहा था कि कोई भी अपन द्रव्य को लेते हैं, उस द्रव्य को अपन तोड़ते रहते हैं, छोटे छोटे टुकड़े करते रहते, लास्ट में एक ऐसा टुकड़ा मिलेगा जिसको अपन अधिक भागों में नहीं तोड़ सकते, उसे अपन लोगों ने क्या नाम दिया? परमाणु नाम दिया। ठीक है, तो अलग अलग वैज्ञानिकों की अलग अलग क्या थी? परिभाषाएं आई थी। तो उसके बाद एक वैज्ञानिक आए थे लोवेसियर। ठीक है, उसके बाद आए थे लोवेसियर। अब लेवोसियर ने क्या काम किया था? लेवोसियर ने एक साइंटिस्ट थे काउस्ट। लेवोसियर ने क्या किया था? काउस्ट के साथ मिलकर रासायनिक अभिक्रिया को समझाने के लिए कुछ नियम प्रतिपादित किए थे। रासायनिक अभिक्रिया को समझाने के लिए क्या किया? इन्होंने कुछ नियम प्रतिपादित किए थे। और वो नियम क्या थे? एक तो था द्रव्यमान संरक्षण का नियम और एक था स्थिर अनुपात का नियम। पहला नियम क्या था? द्रव्यमान संरक्षण का नियम।
द्रव्यमान संरक्षण नियम। ठीक है, देखिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता था कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर जितने भी क्रियाकारक हो या फिर जितने भी उत्पाद हो, उनका जो लास्ट प्रोडक्ट जो रहेगा, उनका जो द्रव्यमान रहेगा वो कैसा रहता है, संरक्षित रहता है। ठीक है, कोई भी क्रियाकारक ले लिया अपन ने, मान लो बात करते हैं क्रियाकारक और बात कर रहे हैं हम लोग उत्पाद। तो क्रियाकारक और उत्पाद का जो द्रव्यमान रहता है वो हमेशा कैसा रहेगा, संरक्षित रहेगा। मतलब ऐसा नहीं कह सकते अपन लोग कि सर हमने क्रियाकारक तो अपन ने 2 किलोग्राम लिए और जो उत्पाद वो बना वो 4 किलोग्राम बन गया, ऐसा नहीं रहेगा। उनका जो द्रव्यमान रहेगा वो हमेशा कैसा रहेगा, संरक्षित रहेगा। इन्होंने एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाया था कि एक ट्यूब लिया था, एक बीकर ले रखा था, बीकर के अंदर कोई भी द्रव डाल दिया इन्होंने, मान लो कोई भी द्रव ए डाल दिया। ठीक है, एक बीकर लिया, बीकर के अंदर द्रव ए डाल दिया और एक केस नलिका ली, पतले से नलिका ली, उसके अंदर द्रव भी डाल के उस बीकर के अंदर डाल दिया। ठीक है, और ऐसे रखा ताकि दोनों द्रव जो है वो आपस में मिले नहीं। ठीक है, कुछ टाइम बाद में ऐसे करके उन्होंने उसका वेट कर लिया, फिर कुछ टाइम बाद में उन्होंने क्या कर दिया, उस बीकर को थोड़ा हिलाया ताकि दोनों द्रव आपस में क्या हो गए, मिल गए। ठीक है, उनके अंदर आपस में रिएक्शन हुई, फिर उसके बाद में उन्होंने उसका वेट किया तो भी क्या आया, उसका द्रव्यमान कैसा आया, समान आया। तो इस प्रयोग से इनको लगा कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर उस अभिक्रिया के क्रियाकारक और उत्पाद का जो द्रव्यमान रहता है वो हमेशा कैसा रहेगा, संरक्षित रहेगा। ठीक है, यही क्या था, द्रव्यमान संरक्षण का नियम था। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात आती है अपने पास में स्थिर अनुपात का नियम। नेक्स्ट बात कौन सी आती है, स्थिर अनुपात का। देखिए स्थिर अनुपात का नियम क्या कहता है कि जैसे कोई भी आप लोग रासायनिक अभिक्रिया, अपन लोग रासायनिक अभिक्रिया लेते थे, H2 प्लस O2 gives H2। ठीक है, अपन रासायनिक अभिक्रिया लिख दी, H2 प्लस O2 gives H2। इसको पहले क्या करते हैं अपन लोग, बैलेंस करते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 ही। तो अपन क्या करते हैं, इस ऑक्सीजन को 2 करने के लिए अपन क्या करते हैं, 1 यहाँ पर मैं 2 पुट कर देता हूँ, तो ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 हो गए, ये ऑक्सीजन 2 है इधर भी, लेकिन इधर हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, और इधर हाइड्रोजन कितना है, 2 ही है। तो अपन क्या करते हैं, इस हाइड्रोजन को भी क्या करते हैं, 4 कर देते हैं। यहाँ पर 2 पुट करके अपन ने क्या कर दिया, 4 कर दिया। तो अब अपन क्या कह रहे हैं कि ये 2 मोल ये 1 मोल के साथ क्रिया करके जल के 2 मोल बना देता है। ठीक है, लेकिन हो क्या रहा है कि अपन अगर इसका ग्राम में भार की बात करें तो अपन क्या कहेंगे, इसका तो कितना हो रहा है, 32, इसका कितना हो रहा है, 2 2 4, इसका कितना हो रहा है, 36। ठीक है, तो देखिए 4 ग्राम हाइड्रोजन 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ मिलकर 36 ग्राम जल का निर्माण करता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो अनुपात हो रहा है वो कैसा है, स्थिर अनुपात के अंदर ये आपस में रिएक्ट जो कर रहे हैं वो एक स्थिर अनुपात में रिएक्शन हो रही है इनकी। आप लोग कोई भी एग्जांपल के तौर पे आप लोग समझ सकते हो, जैसे आप लोग अमोनिया का एग्जांपल ले सकते हो, आप लोग लिख सकते हो N2 plus H2 gives NH3। ठीक है, तो आप लोग सर आप 4 कहां से लाए या 2 कहां से लाए, ये इसका क्या होता है, द्रव्यमान होता है। हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, और ये कितना होता है, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे अपन ने 4 लिख दिया। ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है, 16 होता है, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है, तो अपन ने क्या किया, 32 लिख दिया। ठीक है, तो ये इनका क्या होता है, द्रव्यमान दिया अपन ने। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन का द्रव्यमान 2, ऑक्सीजन का कितना होगा, 16, 16 और 2 कितना होगा, 18, 18 इंटू 2 कितना होगा, 36। ठीक है, तो ये अपन निकाल लिया इनका द्रव्यमान के अनुसार अपन ने इसको लिया है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो अपन बात करते हैं क्या, नाइट्रोजन प्लस, इसको बैलेंस कर लो आप लोग, 2 नाइट्रोजन है तो यहाँ पर 2 लिख देता हूँ, हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 नीचे हो गए, तो यहाँ पर मैं 3 पुट कर देता हूँ। ठीक है, तो अपन ये क्या कहेंगे कि 1 नाइट्रोजन का अणु 3 हाइड्रोजन के अणु के साथ, 1 नाइट्रोजन का अणु 3 हाइड्रोजन के अणु के साथ रिएक्ट करके 2 अमोनिया के अणुओं का निर्माण करता है। तो ये जो इनका अनुपात है ये क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, निश्चित रहेगा। अगर आप लोग यहाँ पर 4 लेते हो तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा।
ठीक है। तो जो भी का जो रेशियो रहेगा, जो अनुपात रहेगा, वो क्या रहता है, फिक्स रहता है, स्थिर रहता है। तो यही क्या है, स्थिर अनुपात का नियम है। ठीक है, तो क्लियर हो गया आप लोगों को ये बात है कि हाँ, इन्होंने जो लेवोसियर और क्राउच ने क्या किया, दो नियम दिए थे, द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात का नियम। ये द्रव्यमान संरक्षण और स्थिर अनुपात का नियम क्या क्या कहता है, इन बातों से आप लोगों को क्या हो गया, ये क्लियर हो गया। ठीक है बच्चों, तो अभी अपन आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, साइंटिस्ट आए थे जॉन डॉल्टन। साइंटिस्ट आए जॉन डॉल्टन। हाँ देखिए, जॉन डॉल्टन ने सबसे पहले परमाणु को लेकर अपनी परिकल्पना प्रस्तुत की। जॉन डॉल्टन ने सबसे पहले क्या किया, परमाणु को लेकर अपनी परिकल्पना प्रस्तुत की। तो अब देखिए, बात करते हैं परमाणु होता क्या है। परमाणु क्या होता है, कि जॉन डॉल्टन के अनुसार, जॉन डॉल्टन की जो परिकल्पना थी उसको अपन क्या करते हैं, पहले देखते हैं। देखिए, जॉन डॉल्टन ने कहा था कि परमाणु जो होता है वो एक अविभाज्य कण होता है। परमाणु जो होता है वो कैसा होता है, अविभाज्य कण होता है। अविभाज्य का मतलब कि परमाणु को अपन और अधिक भागों में विभक्त नहीं कर सकते, कि कोई भी ऐसा पार्टिकल जिसको अपन और अधिक भागों में तोड़ नहीं सकते, वो क्या कहलाएगा, परमाणु कहलाएगा। आप एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे लिख सकते हो, जैसे आप लोगों को ये बिंदी दिख रही है, इस बिंदु को आप लोग चाहो तो, जैसे आप लोगों को ये बिंदी दिख रही है, इस बिंदी का आप लोग चाहो तो 2, 4, 5, 10 टुकड़े कर सकते हो। लेकिन ऐसा पार्टिकल जिसको आप और अधिक भागों में तोड़ नहीं सकते, वो क्या कहलाएगा, परमाणु कहलाएगा। मतलब प्रकृति का सबसे छोटे से छोटा कण। वैसे जनरली अपन ऐसे बात करते हैं, अपन लोग ऐसे नॉर्मली आंखों से अपन उसको देख भी नहीं सकते, ठीक है, सूक्ष्म दृष्टि से अपन को देखना पड़ता है। क्योंकि अगर देखिए, यहाँ पर जो हवा है, इस हवा के अंदर भी क्या है, बहुत सारे परमाणु है। अपना शरीर जो बना है वो भी क्या है, बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर बना है। अपन क्या कहेंगे, अपना शरीर भी क्या है, बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर बना है। ये हवा जो है, हवा के अंदर भी क्या है, बहुत सारे परमाणु। हवा बात करोगे, सर हवा के अंदर परमाणु कहां से आए, हवा के अंदर परमाणु दिख तो नहीं रहे। क्योंकि अपन क्या कहते हैं, हवा के अंदर कौन कौन सी गैसें प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, और भी जो अपन बोलते हैं ना कि अदर्स 0.97% अदर गैसें प्रेजेंट है। उसमें कौन कौन सी आती है, हीलियम आ गई, नियोन आ गई, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडॉन, बहुत सारी गैसें आ जाती है। तो ये सब जो गैसें मिलकर बनी है, वो किससे मिलकर बनी है, परमाणुओं से मिलकर बनी है। क्योंकि अपन जैसे बात करें, अपन कहते हैं सर O2 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो ऑक्सीजन के अंदर कितने परमाणु है, 2 परमाणु है। ऑक्सीजन के अंदर कितने परमाणु है, 2 परमाणु। तो अपन क्या कहेंगे, ऑक्सीजन की जो परमाणुता है वो कितनी रहेगी, 2 रहेगी। फिर आप लोगों को बोल दे नाइट्रोजन N2, नाइट्रोजन के अंदर भी 2 परमाणु है। लेकिन वो क्या है कि परमाणु इतने सूक्ष्म होते हैं कि अपन ऐसे नॉर्मली आई से अपन इसको देख नहीं सकते। ठीक है, तो अपन क्या कहेंगे, पहला अपने पॉइंट क्या लिखा, अविभाज्य कण होता है। दूसरा अपन क्या लिखते हैं, सूक्ष्मतम कण, प्रकृति का सूक्ष्मतम कण जो होता है वो क्या होता है, परमाणु होता है। नेक्स्ट देखिए, परमाणु को अपन लोग न तो बना सकते हैं, नहीं नष्ट कर सकते हैं। परमाणु का न तो बनाया जा सकता है, न तो बनाया जा सकता है, और न ही नष्ट किया। ये क्या होगी, इसकी थर्ड प्रिंसिपल हो गया इसका, परिकल्पना थी इसकी, परमाणु को न तो अपन बना सकते हैं और न ही क्या कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट बात ये रहेगी कि कोई भी तत्व है, उस तत्व के अंदर जितने भी परमाणु उपस्थित है, उन सबके गुण समान रहेंगे। किसी भी तत्व के, किसी तत्व में उपस्थित सभी परमाणुओं की भौतिक
रासायनिक गुण समान रहेंगे, समान रहेंगे। ठीक है, तो अपन क्या कहें, किसी भी तत्व में उपस्थित सभी परमाणुओं के भौतिक तथा रासायनिक गुण क्या रहेंगे, समान रहेंगे। कंडीशन क्या डाली अपने, कोई भी एक तत्व, किसी भी एक तत्व का, अपन ऐसा नहीं कह सकते आप लोग कि सर ऑक्सीजन के अंदर परमाणु और नाइट्रोजन के अंदर परमाणु, उनके भी भौतिक तथा रासायनिक गुण समान रहेंगे क्या? मैं क्या कहूंगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ऑक्सीजन के अंदर कितने भी परमाणु उपस्थित है उनके भौतिक तथा रासायनिक गुण समान रहेंगे। नाइट्रोजन के अंदर जितने भी परमाणु उपस्थित है उनके भौतिक तथा रासायनिक गुण समान रहेंगे। लेकिन अपन ये बात नहीं कह सकते कि कोई भी अलग अलग परमाणुओं के, अलग अलग तत्वों के परमाणुओं के भौतिक तथा रासायनिक गुण समान नहीं होते। सबके कोई भी अलग अलग तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक परमाणु के, जो किसी भी अलग अलग तत्वों के जो परमाणु है उनके जो भौतिक तथा रासायनिक गुण क्या रहेंगे, हमेशा अलग अलग रहेंगे, पृथक पृथक रहेंगे। लेकिन अगर एक ही तत्व है तो उसके अंदर जितने भी परमाणु है उनके भौतिक तथा रासायनिक गुण समान रहेंगे। ठीक है, अपने अविभाज्य बोला है परमाणु को, तो परमाणु का आकार भी पता होना चाहिए अपने को, कितना होता है 10 की घात -10 मीटर, या आप लोग बोल सकते हो 10 की घात -8 सेंटीमीटर। ठीक है, मीटर, एक मीटर के अंदर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, तो आप लोग क्या करोगे, उसको 100 से डिवाइड कर दोगे, 100 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो अपने पास में क्या जाएगा, ये 10 की घात -8 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक जनरली अपन बात कर सकते हैं जॉन डाल्टन को लेकर के, जॉन डाल्टन की जो परिकल्पना थी वो इस तरीके से थी। तो ये क्लियर हो गया आप लोगों को, इसका आकार क्या होता है, मीटर के अंदर 10 की घात -10 होता है और सेंटीमीटर के अंदर 10 की घात -8 होता है। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट शब्द में क्या देखना है कि हाँ आप लोगों को ये पता होना चाहिए, अपन ये पहले डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी जो पदार्थ है वो किससे मिलकर बना, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना। उस कण को अपन ने क्या नाम दे दिया था, परमाणु नाम दे दिया था। अब देखिए ये जो परमाणु है इसको अपन लोग आवर्त सारणी के अंदर व्यवस्थित करते हैं, जिसको अपन लोग तत्व कहते हैं। अब लोगों ने लास्ट जो चैप्टर था उस चैप्टर के अंदर आपने पढ़ा होगा कि तत्व क्या होता है और यौगिक क्या होता है। सेकंड चैप्टर था, आपने सेकंड चैप्टर जो अपन ने पढ़ा था उस चैप्टर के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि तत्व क्या होते हैं और यौगिक क्या होते हैं। ये जो परमाणु होते हैं, जैसे मान लो मैं बात करूं ऑक्सीजन की, मुझे ऑक्सीजन लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, ऑक्सीजन ऐसे लिखूंगा। लेकिन ये ऑक्सीजन का क्या है, एक अणु है, ये क्या है, एक अणु है। अगर मैं ओनली ओ लिखता हूं तो ये क्या, ऑक्सीजन का एक परमाणु है। तो जब मुझे ऑक्सीजन लिखना है तो मुझे बोलना पड़ेगा ऑक्सीजन का परमाणु है ये। अगर ओनली ऑक्सीजन बोला मैंने तो मैं ऐसा लिखूंगा, क्योंकि प्रकृति के अंदर ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में प्रेजेंट है। प्रकृति के अंदर ऑक्सीजन O परमाणु की फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि परमाणु का स्वतंत्र रूप से अस्तित्व नहीं पाया जाता। वो किस रूप में प्रेजेंट होते हैं, अणुओं के रूप में प्रेजेंट होते हैं। इसलिए मैं ऑक्सीजन, अगर मुझे कोई कहेगा ऑक्सीजन लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, O2 लिखूंगा। ठीक है, अगर मेरे को ये कहता है ऑक्सीजन का परमाणु लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, ओनली O लिखूंगा। ठीक है, तो ये बातें क्लियर होगी। अब देखिए, अब ऐसे जो तत्व होते हैं, वो तत्व जो होते हैं, ऐसे बहुत सारे तत्व होते हैं इनको अपने लोग, जैसे अगर मान लो अपन डिस्कस कर सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन होता है, हीलियम होता है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, आप लोगों को ये जनरल जो तत्व है वो आप लोगों को नाम याद होने चाहिए, कम से कम 20-30 तत्वों के नाम आप लोगों को याद होने चाहिए। ठीक है, तो अपन ये बात करेंगे सर हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। ठीक है, तो आप लोगों को सर इन तत्वों को अपन इस क्रम में क्यों व्यवस्थित करते हैं, तो इसके लिए एक संस्थान है जिसको अपन लोग बोलते हैं IUPAC। IUPAC फुल फॉर्म होता है इसका इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, तो ये क्या करता है कि जो भी तत्व जो होता है नया डिस्कवर होता है या फिर किसी भी तत्व के बारे में एक्स्ट्रा आपने को जानकारी प्राप्त होती है, तो ये क्या करता है, उनको एक आवर्त सारणी के अंदर क्या करता है, व्यवस्थित करता है। अब ये आवर्त सारणी क्या होती है, इसको बेसिक आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो ये प्रकृति के अंदर अपन जो भी तत्व बोलते हैं
वो कितने तत्व होते हैं? अभी तक प्रेजेंट टाइम के अंदर 118 तत्वों के बारे में अपने को नॉलेज है, 118 तत्व खोज हो चुकी है। ठीक है, तो ये तत्वों को व्यवस्थित करने के लिए एक टेबल के रूप में व्यवस्थित किया है। उस टेबल को अपन लोग क्या बोलते हैं? आवर्त सारणी बोलते हैं। नेक्स्ट जब आप 10th क्लास में आओगे तो आप लोगों को ये आवर्त सारणी का पूरा चैप्टर आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो इसने क्या किया? इन तत्वों को अपने अकॉर्डिंग क्या कर दिया है? व्यवस्थित कर दिया। ठीक है, तो अब देखिए इसमें जो पहला अक्षर होता है वो कैसा लेते हैं अपन लोग? कैपिटल लेते हैं। पहले अक्षर को क्या कैसे लिखेंगे अपन लोग? कैपिटल लिखेंगे। अगर एक ही अक्षर का प्रतीक है उसका तो अपन ऐसे लिख देंगे, और दो अक्षर का प्रतीक है तो पहले को तो कैपिटल लिखेंगे लेकिन दूसरे को कैसे लिखेंगे? स्मॉल लिखेंगे। कि पहले को तो मैंने कैपिटल लिखा लेकिन दूसरे को क्या लिखा? स्मॉल लिखा। पहला एल तो कैपिटल है, आई स्मॉल है, बी कैपिटल है, ई स्मॉल है। अगर यहाँ पर एक ही अक्षर है तो अपन ने क्या लिखा? बी, सी, एन, ओ। ठीक है, और ऐसे बहुत सारे तत्व होते हैं जो आप लोग को सर इसको सेम होता है। जैसे आप लोग ये बोल सकते हो कार्बन है, कॉपर है, कैल्शियम है, कोबाल्ट है। ठीक है, तो ये तो सब सेम होता है सर। तो अपन लोग प्रतीक इनका चेंज है। कार्बन को ओनली सी बोलते हैं, कॉपर को सी यू बोलते हैं, कैल्शियम को सी ए बोलते हैं, कोबाल्ट को सी ओ बोलते हैं। ठीक है, तो इनके प्रतीक क्या रहेंगे? ये चेंज रहेंगे, और इनके जो प्रतीक जो होते हैं वो इनके लैटिन नाम के अनुसार इनको प्रतीक को दिया गया था। जैसे अपन लोग बोलते हैं सर गोल्ड जो होता है सोना। ठीक है, तो इसका जो लैटिन नाम है वो होता है ऑरम। ठीक है, तो इसका प्रतीक क्या होता है? ई। ठीक है, चांदी जो होती है, सिल्वर जो होता है, उसका प्रतीक क्या होता है? एजी। तो इसका लैटिन नाम क्या? अर्जेंटीना। ठीक है, तो इसका प्रतीक क्या हो गया? एजी। ठीक है, तो इसके लैटिन नाम के अनुसार इनके क्या दिए गए? प्रतीक दिए गए। क्योंकि कुछ ऐसे कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे अगर आप लोग बात करो जैसे पोटेशियम का प्रतीक क्या है? के। ये क्या है? पोटेशियम का प्रतीक क्या लिया अपन ने? के लिया। अब आप लोग बोलोगे सर पोटेशियम तो पी से स्टार्ट होता है, लेकिन पी किसका प्रतीक है? फॉस्फोरस का। पी किसका प्रतीक हो गया? फॉस्फोरस का। तो अपन ने पोटेशियम को के कैसे लिखा? क्योंकि पोटेशियम का जो लैटिन नाम होता है वो होता है केलियम। पोटेशियम का लैटिन नाम क्या होता है? केलियम। तो इसलिए अपन इसको क्या लिखते हैं? के से रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए इसको अपन लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? के से। जैसे आप लोग बात करो सोडियम को क्या अपन लिखते हैं? Na। होता क्या है इसका नाम? सोडियम। लेकिन इसका लैटिन नाम क्या होता है? नेट्रियम। इसलिए अपने इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Na से रिप्रेजेंट करते हैं। नेट्रियम का Na, केलियम का K। ठीक है, तो ये जो तत्वों के जो प्रतीक दिए गए हैं वो उनके लैटिन नाम के अनुसार दिए गए हैं। तो समझ में आ गया आप लोगों को कि कोई भी तत्व का जो होता है, मान लो आप लोग ये थोड़ा सा ध्यान रखें। आप लोग कभी कभी देखो ये क्या है? CO, और ये भी क्या है? CO। लेकिन इसमें C कैपिटल है, O स्मॉल है, तो ये क्या हो गया? कोबाल्ट हो गया। ये क्या हो गया? कोबाल्ट। ठीक है, अब इसमें दोनों कैपिटल है तो इसका मतलब ये क्या हो गया? कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। ये ऑक्सीजन है, कार्बन है, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्लियर होगी बात आप लोगों को? तो आप लोगों ने कैपिटल अक्षर का मीनिंग ही चेंज हो गया। मतलब अपन ने CO कैपिटल लिखा तो कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, और CO स्मॉल लिखा तो ये ओनली कोबाल्ट। ये बातें क्लियर होगी आप लोगों को? हाँ, अपने को लिखने का तरीका प्रॉपर्ली पता होना चाहिए। आप लोगों ने छोटा बड़ा कुछ भी चेंज कर दिया अपने हिसाब से तो वो क्या हो जाएगा? बिल्कुल गलत हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर अपन ने CO और यहाँ पर भी CO है, दोनों को अपन प्रोनाउंस तो CO ही बोलते हैं। कैसे? ये भी CO है, ये भी CO है, लेकिन ये क्या है? ये O कैपिटल है, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। और यहाँ पर क्या है? O स्मॉल है, तो ये क्या हो गया? एक तत्व हो गया है कोबाल्ट नाम का। ठीक है, तो क्लियर होगी बातें आप लोगों को? ये क्या आप लोगों को किस किस तरीके से ये परमाणु जो होते हैं वो किस किस तरीके से होते हैं? परमाणु किसे कहेंगे अपन लोग? अणु किसे कहेंगे? जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिल जाते हैं तो उसे अपन लोग क्या कहेंगे? अणु कहेंगे। जैसे आप लोग भी मैंने बताया था, ऑक्सीजन का एग्जाम्पल देखिए। तो O2 क्या होता है? एक अणु होता है, लेकिन O क्या है? एक परमाणु है। ठीक है, अपन इसको किस किस रूप में किस किस तरीके से लिखते हैं? कुछ ऐसा जो होते हैं उनको, जैसे मान लो पोटेशियम है, पोटेशियम को अपन लोग P नहीं लिखते हैं क्योंकि P तो फॉस्फोरस को बोलते हैं। तो पोटेशियम को क्या नाम दिया अपन ने? K नाम दिया। ठीक है, तो K क्यों दिया है? क्योंकि इसका लैटिन नाम केलियम होता है। सोडियम को अपन लोगों ने Na नाम दिया है क्योंकि इसका लैटिन नाम नेट्रियम होता है। ठीक है, तो इनके जो भी इनके जो प्रतीक दिए जाते हैं वो उनके लैटिन नाम के अनुसार क्या किए जाते हैं? व्यवस्थित किए जाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ये बातें क्लियर हो गई कि हाँ अपने को जो परमाणु जो है वो किस तरीके से अपन लोग उसको एडजस्ट करते हैं, व्यवस्थित करते हैं। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं। जैसे बहुत सारे परमाणु के नाम है, आप लोग
नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को लिखवा दूंगा, या फिर क्या 20 तत्वों के नाम लिखवा दूंगा ताकि आप लोगों को याद करने में इजी है, या फिर मैं आप लोगों को लास्ट के अंदर लिख दूंगा बोर्ड के ऊपर ना, ताकि आप लोग उसको ध्यान रखेगा और आप लोग याद कर ले, क्योंकि 20-30 तत्वों के नाम आप लोगों को आने चाहिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अपने पास में टॉपिक है परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान, देखिए परमाणु द्रव्यमान जो होता है उसको अपन लोग किसमें रिप्रेजेंट करते हैं? एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट, इसको आज के टाइम में जो नया जो ट्रेंड बना है इसको अपन लोग यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसको अपन लोग यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, परमाणु द्रव्यमान को यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर एक जनरल भाषा में आप लोग देखो तो आप लोग ये बता सकते हो कि किसी भी परमाणु का द्रव्यमान, कोई भी परमाणु लिया अपन ने, उसका अपन ने द्रव्यमान अपन मेजर करते हैं, तो उसका द्रव्यमान कितना होता है उससे अपन लोग क्या कहते हैं? परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, अब ये आप लोग ये कह सकते हो कि उसके अंदर उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या जो होती है उसका परमाणु द्रव्यमान होती है। उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या को अपन लोग क्या कह सकते हैं? परमाणु द्रव्यमान कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसकी डेफिनेशन जो होती है थोड़ी सी अलग टाइप से है कि जो कार्बन 12 जो होता है, कार्बन 12 समस्थानिक जो होता है, इस समस्थानिक के भार, कार्बन 12 समस्थानिक के भार का 1/12वां भाग, कार्बन 12 समस्थानिक के भार का 1/12वां भाग जो होगा वो एक किसी भी तत्व का परमाणु द्रव्यमान से अपन उसकी कल्पना कर सकते हैं। ठीक है, तो उससे अपन क्या करेंगे? कार्बन 12 के समस्थानिक से अपन उसके क्या करेंगे? कंपैरिजन करेंगे कि हाँ वो उससे कितना गुना अधिक भारी है, कितना गुना अधिक हल्का है। ठीक है, उसके अनुसार अपन उसका क्या निकाल देंगे? परमाणु द्रव्यमान निकाल देंगे। ठीक है, तो अब ऐसे अलग अलग तत्वों का परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? अलग अलग होता है। कुछ तत्वों का परमाणु द्रव्यमान मैं आप लोगों के सामने लिख देता हूँ। जैसे हाइड्रोजन है तो उसका 1 होता है लिथियम, जैसे मान लो मैंने ले लिया है, कार्बन ले लिया है तो 12 होता है, नाइट्रोजन ले लिया है तो 14 होता है, ऑक्सीजन ले लिया है तो 16 होता है, सोडियम ले लिया 23 होता है, मैग्नीशियम ले लिया 24 होता है, सल्फर ले लिया 32 होता है, क्लोरीन ले लिया 35.5 होता है, पोटेशियम ले लिया 39 होता है, कैल्शियम ले लिया 40 होता है। ठीक है, ये कुछ जो परमाणु द्रव्यमान है वो आप लोगों को याद रखने हैं। ठीक है, मैंने आप लोगों को ये लिखवा दिए हैं, तो ये आप लोगों को बेसिक आप लोगों को याद होने चाहिए, है ना। तो आप लोगों को पता रहेगा हाँ किसका द्रव्यमान क्या होता है। तो ये इसका द्रव्यमान को अपन कैसे निकालते हैं कि कार्बन 12 समस्थानिक के भार का 1/12वें भाग से कितने गुना अधिक है या कितने गुना कम है, उसके अनुसार अपन क्या निकालेंगे? उसका परमाणु द्रव्यमान निकालेंगे, किसी भी तत्व का परमाणु द्रव्यमान निकालेंगे। और हर एक तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो क्या होता है? अलग अलग होता है। और अपन लोग की इकाई जो होती है वो क्या होती है? AMU। क्या होती है? AMU, एटॉमिक मास यूनिट। और आज के टाइम में इसको अपन लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो इसका नया ट्रेंड है, स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आप लोगों को हाँ परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। और परमाणु द्रव्यमान आप लोगों को ये याद रखने हैं, उनके बेसिस पे अपन लोग आगे क्वेश्चन करेंगे। जैसे अगर आप लोगों को मैं अभी बताया था कि H2O का भार 18 होता है, तो ये कहां से निकला? हाइड्रोजन का भार कितना होता है? 1, 2 हाइड्रोजन है तो कितना हो गया? 2। ऑक्सीजन का भार कितना होता है? 16, तो 2 + 16 कितना हो गए? 18 हो गए। ठीक है, 2 + 16 कितना लिख दिया अपन ने? 18 लिख दिए। तो आप लोग कुछ एग्जांपल दे रहा हूं आप लोगों को घर से करना है ना। जैसे मैं लिख दिया आप लोगों को अमोनिया, तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, और ऑक्साइड। ठीक है, ये एग्जांपल्स है, आप लोगों को घर से करके लाना है। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट जो है परमाणु द्रव्यमान आप लोगों का कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब बाकी जो उसके बाद में आता है अपने पास में अणु। क्या होता है अणु? 2 या 2 से अधिक परमाणु से मिलकर किसका निर्माण होता है? अणु का निर्माण होता है। इस अणु के बारे में हम लोग नेक्स्ट पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे, जो अपनी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें अपन डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू। तो एक बार वापस आप लोग इस चैप्टर को रिवाइज कर लेना। ठीक है, ओके।